कर रहे हो? सभी को नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया हो? टेस्ट हो गया? टेस्ट में शक्ति तक प्रश्न आएंगे, है ना? आज का चैप्टर लिखो, साउंड ध्वनि। हाँ, आज का चैप्टर लिखो साउंड ध्वनि। नया चैप्टर है, ध्वनि लिखो भाई। आज का नया चैप्टर है ध्वनि। हाँ, एक पावर और आएगा जो बिजली में आएगा। सुनो, अब आज का चैप्टर पढ़ेंगे हम ध्वनि। सुनो, देखो भाई, सुनो। ध्वनि का दूसरा नाम क्या हो सकता है? ध्वनि को क्या क्या कह सकते हैं? जैसे साउंड कह दो, आवाज कह दो, साउंड बोल दो, आवाज बोल दो, ध्वनि बोल दो। लेकिन देखो, हाँ, वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ये एक ही बात है। जैसे ध्वनि का अंग्रेजी नाम साउंड, आवाज का अंग्रेजी नाम वॉल्यूम, सबका अर्थ एक ही है। अब अपन पढ़ते हैं, ये तो चलो, ये तो साउंड बोल दो, आवाज बोल दो, वॉल्यूम बोल दो। अब अपन पढ़ेंगे कि ध्वनि क्या चीज है। हमारे कंपटीशन में ध्वनि से रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली बात है, ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? यह एक तरंग है। यह एक क्या है भाई? तरंग है। ध्वनि क्या चीज है भाई? तरंग है। अब तरंग भी कई प्रकार की होती है। कि जो ध्वनि तरंग है, कौन सी तरंग है? यहाँ हम ध्वनि को इस हिसाब से पढ़ेंगे कि ताकि हम कोई भी कंपटीशन की परीक्षा दें तो हमारा ध्वनि से आने वाला प्रश्न पक्का सही हो जाएगा।
नोट्स आप बढ़िया बना ही रहे हो, सारी चीजों को अच्छे से समझ भी लिया करो। अब मैंने बोला कि भाई ध्वनि क्या है, तरंग है। तरंग है तो कैसी तरंग है ये, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो यहां पर मैं लिखूंगा, यहीं से स्टार्ट कर देंगे, दोबारा लिख देता हूं उस लाइन को। ध्वनि क्या बताया मैंने, तरंग। अब ध्वनि तरंग है तो कौन सी तरंग है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं इस साइड के अंदर। देखो सुनो, तरंग प्यारे विद्यार्थियों माध्यम के आधार पर दो प्रकार की होती है। माध्यम आधार पर तरंग कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार। मैं यहां लिखूंगा एक ही शब्द, लेकिन वो शब्द लिखने के लिए उसको पहले समझाऊंगा कि भाई ये क्यों है, उसका कारण बताऊंगा। एक तो होती है यांत्रिक तरंग, कौन सी तरंग, और एक होती है अयांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। तो जो यांत्रिक तरंग होती है ना, इसमें तो चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी कि माध्यम होता है तभी यांत्रिक तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे मान लो कि भाई किसी के दोनों पांव टूट जाए या एक पांव टूट जाए, तो वो किसी के भरोसे हो जाता है, वो उसको ले जाएगा कहीं भी तो वो जाएगा, और अगर खुद सही है तो वो खुद ही चला जाएगा। तो यांत्रिक तरंग में माध्यम होगा तो ही तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अन्यथा नहीं जाती है। और यांत्रिक तरंग का उदाहरण आता है ध्वनि। क्या आता है, ध्वनि तरंग। यानी कि ध्वनि तरंग माध्यम से ही चलती है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो आप सुन रहे हो तो बीच में हवा है, तो हवा के अंदर वो तरंगे आपके कर्ण पटह तक जा रही है, कान के पर्दे तक, और यहाँ वाइब्रेशन होकर के सिग्नल जा रहे हैं मिड ब्रेन के पास, और आप आसानी से सुन रहे हो। तो ध्वनि तरंग माध्यम होता है तभी चलती है। अंतरिक्ष के अंदर कोई माध्यम नहीं होता है, अंतरिक्ष में निर्वात खाली जगह है, निर यानी नहीं, वात यानी वायु, यानी कि अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है। वहां दो अंतरिक्ष यात्री आपस में बैठे हुए होते हैं तो सुन नहीं सकते, बात करेंगे तो एक बोलेगा तो दूसरा नहीं सुनेगा, यानी कि वहां पर हवा नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि शून्य। तो ध्वनि को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। अपन बोलेंगे तो हवा के माध्यम से आप सुन जाओगे। पानी के अंदर कोई आवाज लगाए पानी में, तो पानी में भी ध्वनि तरंग एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। अब वहां पर माध्यम का काम कौन करेगा, पानी। कौन काम करेगा, पानी काम करेगा। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत हमेशा होती है, इसलिए तरंग है यांत्रिक तरंग। कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग। और अयांत्रिक तरंग में माध्यम हो तो भी चलती है और नहीं हो तो भी चलती है। और इसका उदाहरण आता है प्रकाश तरंग, जो प्रकाश के चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रकाश तरंग यानी कि जो प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश, वो देखो जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब ये बीच में तो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर खाली जगह होती है, यहाँ कोई हवा हवा नहीं होती है, निर्वात है ये। तो यहाँ से सूर्य की किरणें आती हैं, यहाँ कोई माध्यम नहीं है, फिर भी चल रही हैं ये तरंगे। और फिर ये इसका वायुमंडल आ जाता है, तो वायुमंडल के अंदर वायु आ गई, फिर भी ये चलती है, पृथ्वी तक प्रकाश आता है। इसका मतलब माध्यम नहीं था तो भी चली और माध्यम है तो भी चली। वो कौन सी तरंग होती है, प्रकाश तरंग। और उस तरंग को कहते हैं अयांत्रिक तरंग, जो बिना माध्यम के भी चल सकती है। तो प्रकाश तरंग तो अयांत्रिक है, जिसको विद्युत चुंबकीय भी नाम से बोलते हैं। और ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है, यांत्रिक तरंग। क्योंकि इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। तो ये तो हो गई साहब पहली लाइन, माध्यम की आवश्यकता। अब दूसरी बात देखो बाबू, दूसरी बात, ये तो यूं गया और ये यूं गया, ठीक है। अब तरंग दो प्रकार की होती है, संचरण के हिसाब से, चलने के हिसाब से। ये तो माध्यम हुआ। अब संचरण के हिसाब से भी तरंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, और एक होती है अनुप्रस्थ। देखो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है ना, ये तो आपस में ऐसे चलती है समांतर,
पैरेलल चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसे जाती है समांतर, यूं कह दो यूं कह दो, ऐसे जाती है ये तरंगे। या मान लो कि यूं कह दो, आपस में कैसे जाती है, समांतर जाती है। और जो अनुप्रस्थ तरंग होती हैं ये कैसे जाती हैं, लंबवत, लंबवत जाती है। यानी कि इनमें हमेशा ही ऐसे ही चलेंगी, ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो आप कभी भी जैसे रेडियो चलाओ या कोई ईसीजी कराओ तो उसमें ऐसी तरंगे आप ग्राफ देखते हो, प्रकाश के अंदर भी ऐसी तरंगे आप ग्राफ देखते हो। लेकिन जो ध्वनि है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है समांतर रूप में। जैसे कोई आप स्पीकर वगैरह देखते हो तो उस स्पीकर के आगे चित्र में ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे 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 चिन्ह लगे रहते हैं। जैसे यहाँ कोई स्पीकर है, भाई यहाँ लाउड स्पीकर मना है या इतनी आवाज नहीं करनी है, तो ऐसे ऐसे चिन्ह आपने देखे होंगे। ऐसे जैसे आपने किताबों में चित्र देखा होगा, मुख और मुख के आगे कोई बोल रहा है तो ऐसे ऐसे समांतर चित्र देखे होंगे। तो ध्वनि जो है माध्यम के हिसाब से तो यांत्रिक तरंग है, और चलने के हिसाब से कौन सी तरंग है, अनुदैर्घ्य। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि, इसका एग्जाम्पल है ध्वनि, और इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश तरंग। ईसीजी जांच के अंदर इंफ्रारेड जो तरंग रिमोट में होती है, वो रेडियो तरंग, रडार, वो सब कौन सी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो ये तो माध्यम की आवश्यकता के हिसाब से तो यांत्रिक हो गई। और दूसरी इसके अंदर मैं लाइन लिख देता हूं, ध्वनि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है भाई, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य किस आधार पर है, संचरण के आधार पर, संचरण आधार पर। संचरण में कैसे चलती है ये, समांतर, संचरण आधार पर। तो दो बात क्लियर हो गई। दो बातों के लिए अपन ने इस साइड में इतनी माथापच्ची की है, वो इसलिए की है कि ताकि हम उस चीज को बढ़िया समझ करके आगे बढ़ जाएं। तो देखो दोनों बातें क्लियर हो गई, इनको अपन को ध्यान में रखना है भाई। तो ध्वनि कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग। ये तो किस आधार पर, और ध्वनि कैसी, अनुदैर्घ्य। किस आधार पर, संचरण के आधार पर, यानी कि समांतर रूप से चलती है। ठीक है। यहां पर एक बात और ध्यान रख लेंगे, नोट, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण निर्वात में शून्य होता है। निर्वात, निर्वात में क्या होता है, शून्य, शून्य यानी कि 0 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में क्यों नहीं चलती, इसका कारण क्या है भाई, कारण क्या है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। और जहां माध्यम नहीं होता वहां ध्वनि नहीं चलती है। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो आप सब बच्चे इसको स्टार्ट करो। सबसे पहले तो ये लिख लो, लिख लो, चैप्टर डाल दो। वेरी गुड, आलस्य मत फैलाओ, उबासी उबासी मत ले हो। तो ये तो दो ही लाइन है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। बदल दूं पेज, इसमें क्या है लिखने का, साउंड, आवाज, वॉल्यूम, एक ही बात है। क्या है, तरंग है, बस। और अगर किसी ने ये एक लाइन नहीं भी लिखी है तो वो आपको बता ही दिया, लिख लेना, ध्वनि तरंग। इसकी बात तो इसी में आई गई, यहाँ लिख लो, ये लिखो काम। ठीक है, और तो छींक ही देना चाहे, शरीर के लिए बढ़िया। खांसी है तो खांस देना चाहे, और कोई गैस बने तो काट देना चाहे। कितना मजा आता है। हाथ तो जोर फटवा में कर करो ना, अरे ज्यादा जोर मन कर करो, कांच आ जाएगी।
डॉक्टर अगर ले जाना पड़ेगा बच्चे। देखिए पढ़ते हो कि नहीं, अब की बार देखेंगे। 15 क्वेश्चन साइंस के हैं, जिसके 10 से कम सही होंगे उनको दंड दिया जाएगा उचित। 15 क्वेश्चन है टेस्ट जो लगेगा उसमें, और 15 से 10 से कम जिनके सही होंगे उनको उचित दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा उनको। और वो तो डंडे लगेंगे ना, तब पता लगेगा। शक्ति तक का आएगा चैप्टर में, है ना। परसों जब शक्ति पढ़ाया था ना, वहां तक आए। तो ये सबने लिख लिया। सबने लिख लिया क्या? जल्दी लिखो, जल्दी फास्ट लिखो। लिख दिए? देखो, अब लिखो ध्वनि के गुण। ध्वनि के गुण। तारत्व, आवर्ती फ्रीक्वेंसी, आयाम, तीव्रता, गुणता। नहीं लिखना है अभी। देखो भाई सुनो, सुन रहे हो मेरी बात? हैं? देखो सुनो भाई, ध्वनि के मुख्य गुण तो होते हैं 3। मुख्य गुण तो कितने? एक तो होता है तारत्व, आवर्ती, आयाम। ये एक है, मोटे तरीके से देखा जाए तो ये एक गुण है। दूसरा गुण है तीव्रता, और तीसरा गुण है गुणता। और अगर और गहराई से अपन देखें तो कितने होते हैं? 5। तारत्व, आवर्ती, आयाम, तीव्रता और गुणता। चलो हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं तारत्व वाला। तो देखो अच्छे से समझना भाई, अगर बात समझ लोगे तो जीवन में याद रहेगी, और अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं है। तारत्व का अर्थ होता है लय सुर ताल। तारत्व का अर्थ क्या होता है? लय सुर ताल, लय या सुर। तारत्व का अर्थ क्या होता है? लय या सुर। यानी कि जैसे लड़के प्रार्थना बोलते हैं, उसकी लय अलग होती है, और लड़कियां प्रार्थना बोलती हैं तो लय अलग होती है। यानी कि लड़के बोलते हैं तो लय ठीक से नहीं बैठती। इसका मतलब क्या है? बोर्ड पे देखना। तारत्व जो होता है ना, तारत्व
मान ध्वनि की आवर्ती पर निर्भर करता है, आवर्ती आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवर्ती और आयाम पर निर्भर करती है। कैसे? देखो, सुनना भाई गौर से, बात कौन कर रहा है, ये बात मत करो बीच में। जैसे जिस ध्वनि, कोई ध्वनि अगर पतली है, कोई ध्वनि क्या है? पतली आवाज। तो पतली आवाज होती है ना, उसका तारत्व का मान होता है ज्यादा, और उसकी आवर्ती का मान भी क्या होता है? ज्यादा। आवर्ती का मान भी क्या होता है? ज्यादा। और इसका उदाहरण अपने पास में आता है मच्छर की भिनभिनाहट। मच्छर की भिनभिनाहट। पहले बात पूरी होने देना ताकि दोनों चीजें अपन अच्छे से समझें। ये तो बात हो गई पहली बात। दूसरी बात अपने को ध्यान रखना है, जैसे मैं यहां पर लिख दिया मोटी आवाज। कौन सी आवाज? मोटी आवाज। तो जो मोटी आवाज होती है भाई, उसका तारत्व होता है कम, और उसकी आवर्ती भी क्या होती है? कम होती है। आवर्ती भी कम होती है। और इसका उदाहरण है शेर की दहाड़। शेर की दहाड़। अब देखो, दोनों तीनों बातों को अच्छे से समझना। हम सबसे पहला गुण पढ़ रहे हैं। कौन सा गुण पढ़ रहे हैं? तारत्व। तारत्व का सीधा अर्थ होता है लय सुर, यानी कि तारत्व का मान ध्वनि की आवर्ती आयाम पर डिपेंड है। कैसे है? अगर जो आवाज पतली होती है उसका तारत्व ज्यादा होता है, यानी कि उसमें कंपन ज्यादा होते हैं। तारत्व का मतलब है कंपन। पतली आवाज में कंपन क्या होते हैं? ज्यादा। आवर्ती क्या होती है? प्रति सेकंड जो ध्वनि तरंग है ना, उसके कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। तो जिसका तारत्व ज्यादा, यानी कि उसकी आवर्ती क्या होती है? ज्यादा। तो आवर्ती क्या होती है? कंपन चक्रों की संख्या। एक सेकंड में जो ध्वनि की तरंग है ना, वो कितने चक्कर लगाती? तो देखो, इसके अंदर आधा चक्कर तो ये और आधा चक्कर ये, एक चक्कर यहां पर हो गया। तो इसके अंदर एक सेकंड में चक्कर ज्यादा लग रहे हैं। और मोटी आवाज होती है ना, उसमें इस प्रकार से चलती है तरंग, ऐसे। तो आधा चक्कर तो ये हो गया और आधा चक्कर ये। यहां पर तो देखो, यहां तक तो इसमें 1.5 चक्कर ही लगा है, और इसके अंदर इतनी सी दूर में कितने चक्कर लग गए। ये आवर्ती क्या होती है? किसी तरंग की प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। तो ये तो आधा चक्कर और ये आधा, तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो एक आवर्ती हो गई। 2 चक्कर हो गए तो 2 हो गई। तो इस तरंग में देखो तो दूरी बराबर ही है, लेकिन इसमें तो एक सेकंड में कितने चक्कर लग गए और इसमें कम लगे। तो जिस ध्वनि की आवाज पतली है उसका तारत्व ज्यादा, यानी उसमें कंपन ज्यादा होते हैं, यानी कि आवर्ती का मतलब क्या है? कंपन ज्यादा होते हैं। एक सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाती है, वो आवाज पतली होती है। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट। मच्छर की भिनभिनाहट में कंपन बहुत ज्यादा होते हैं, पे पे आती है। और मोटी आवाज में तारत्व कम, यानी कि मोटी आवाज की आवर्ती क्या होती है? कम। और जैसे शेर की दहाड़। और एक चीज और ध्यान रखना, पतली आवाज कम दूर जाती है और मोटी आवाज ज्यादा दूर जाती है, ज्यादा दूर। मोटी आवाज कहां जाती है? ज्यादा दूर जाती है। अब देखो, मैं आपको कई उदाहरण बोलूंगा, आपको बताना है। जैसे पुरुषों की आवाज और महिलाओं की आवाज। तो पुरुषों की आवाज का तारत्व तो क्या है? कम है। जो मोटी आवाज, ऐसे याद रखना, मोटी आवाज होती है ना, उसका तारत्व कम होता है, आवर्ती भी कम होती है, और मोटी आवाज दूर ज्यादा जाती है, उसमें मोटी आवाज में कंपन कम होते हैं। और जो महिलाओं की आवाज होती है ना, उसका तारत्व क्या होता है? ज्यादा, उसमें आवर्ती भी क्या होती है? ज्यादा, और वो आवाज कम दूर जाती है। नमस्कार, आज की मुख्य समाचार। अब मान लो ऐसे बोली नमस्कार ऐसे, और एक कोई न प्रार्थना का मायना अखबार फटवा छोरा न बुलाओ, नमस्कार आज के मुख्य समाचार। अरे ऐसे मत किया करो, ये कौन है? कुत्ते की औलाद। ऐसा जो ऐसी आवाज करता है उसका पिताजी कोई ना कोई कुत्ता है। क्यों करते हो ऐसे? हंसने की बात आए तो और भी तो हंस रहे हैं, हंस लिया करो, लेकिन इतने ऐसे मत किया करो, सभ्य बनो। तो देखो, जैसे 2 बात और सुनो। सीटी की आवाज, एक ढोल की आवाज। तो ढोल की आवाज का तारत्व ज्यादा है कि कम? कम। और सीटी की आवाज का तारत्व ज्यादा।
जो जिस आवाज का तारत्व ज्यादा होता है ना, वो कंपन ज्यादा करती है और दूर कम जाती है। जैसे रात को मान लो कि 3 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर खेत है और किसी को आवाज लगानी हो कि भाई मोटर बंद कर दो। आजकल तो खैर ऑटो सिस्टम होते हैं, मान लो ऑटो खराब हो गया, मोटर बंद कर दो, कोई लेडीज आवाज लगाएगी तो वो आवाज दूर तक नहीं जाएगी, और कोई आदमी आवाज और मोटर ने बंद कर दी तो वो ज्यादा दूर जाएगी। जैसे सुनो, कोयल और कौवा की आवाज में किसकी आवृत्ति ज्यादा है? कोयल की आवाज की आवृत्ति ज्यादा है और कौवा की आवाज की आवृत्ति क्या है? कम है। जैसे सुनो, एक तो अब तीव्रता आगे और आएगा, उसके अंदर और बताऊंगा। और उदाहरण देखो, जैसे गधे की आवाज और एक गाय की आवाज, ये हम बताओ आवृत्ति ज्यादा किसकी है गधे और गाय में? गधा की है जो आवाज मोटी ज्यादा रच, और गाय की के रच है पतली रच। अच्छा देखो, जैसे एक तो कोई भैंस का पाडा है जो आवाज करे और एक बकरी के बच्चे आवाज करे, तो इनमें ज्यादा आवृत्ति किसकी है? ज्यादा आवृत्ति। ये मूर्ख कौन है? काम मोहनजो दड़ो खुदाई मिले हुए। ज्यादा आवृत्ति भैंस के पाडे की कैसी हो गई? पतली आवाज बकरी की। समझ में आ गई बात? तो देखो सुनो, आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में कंपन की संख्या। 1 सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। प्रति सेकंड चक्रों की जो संख्या है वो आवृत्ति है। तो तारत्व का मान आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती, प्रोपोर्शनल, मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा तारत्व भी ज्यादा, आवृत्ति कम तारत्व भी कम। और एक बात और देखो, देखो भाई, जैसे दो तरंग है भाई अपने पास में, ये है 2 तरंग, और एक है ये तो 1 नंबर और ये 2 नंबर, एक तरंग है ये। अपने पास में क्या है कि एक तीसरा शब्द और आया था जिसका नाम था आयाम, एम्पलीट्यूड। तो आयाम को ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आयाम को ए से लिखा जाता है एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? ये तो माध्य स्थिति होती है, बीच का पॉइंट। तो माध्य स्थिति से ये ऊपर का जो टॉप बिंदु होता है ना, उसको तरंगों में बोलते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे का बिंदु होता है उसको कहते हैं गर्त। तो किसी माध्य स्थिति में तरंग के उच्चतम बिंदु श्रृंग और निम्नतम बिंदु गर्त के बीच की जो लंबाई है ना, उसको क्या कहते हैं? आयाम। यानी कि ये जो बीच की दूरी है वो क्या है? आयाम है, ये आयाम है। तो अब इस बात से आप बता सकते हो क्या कि 2 नंबर वाली तरंग का आयाम ज्यादा है या 1 नंबर वाली का? आयाम का मतलब ये बीच की दूरी। तो 1 नंबर वाली में ये दूरी क्या बनती है? ज्यादा बनती है, और 2 नंबर वाली में ये कम बनती है। अब आप बताओ मेरे को, जैसे मैं ऐसे बोल दिया कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसका आयाम ज्यादा होगा कि कम? जैसे इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो इसका आयाम क्या होगा? ज्यादा। यानी कि ये 3 बात आपस में समानुपाती है, तारत्व, आवृत्ति और आयाम। ये 3 बात आपस में क्या होती है? समानुपात। अब देखो सुनो, जिस आवाज का, अरे ध्यान दो, लंगूरों की तरह इधर उधर ध्यान मत भंग किया करो। कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको समझो। नहीं मेरा क्या है, मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा, मैं क्यों बता रहा हूं ये इतनी सारी बात। जिसका तारत्व क्या होगा? ज्यादा, उसकी आवृत्ति भी क्या होगी? ज्यादा, आयाम भी क्या होगा? ज्यादा। यानी ये बिंदु, ये दूरी ज्यादा बनेगी। जैसे ये अपने पास तरंग है तो इसमें ये दूरी क्या बनती है? ज्यादा बनती है। और जिसका तारत्व कम उसकी आवृत्ति भी कम और आयाम भी क्या होता है? कम होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने अगर समझा है तो देखे बाबू, तू खड़ा हो, देखे। अब देखो, जो गौर से समझ रहा है ना वो तुरंत बताएगा और मुझे अच्छा लगेगा, जो नहीं बताएगा तो फिर मैं चांटा मारूंगा खैंच। देखो बाबू, मुझे उम्मीद है ये लड़का बता देगा, आराम से बताना, घबराना नहीं। जिसका आयाम ज्यादा होगा वो आवाज पतली होगी कि मोटी? वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब अच्छे से समझ रहा था, बैठ जाओ। देखो और भी किसी को भी पूछ लो, देखो बता देगा। तो खड़ी हो, देखे। जिस आवाज की, पता लग जाता है कोई कैसे समझ रहा है। जिस आवाज की आवृत्ति कम है, अब माइंड में सोचो, आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व है, तारत्व भी, और आयाम
आयाम भी कम होगा। और वो आवाज पतली होती है कि मोटी? मोटी। दूर जाएगी पास? दूर। शाबाश, बैठ जाओ। तो देखो गौर से समझोगे तो सारी चीज बता दोगे। अब जैसे और चीज मैं आपसे पूछूं, जैसे जैसे तू खड़ी हो, जैसे एक है चिड़ियों की आवाज, इसकी आवाज, और एक है गाय की आवाज। तो इसमें दोनों में किसकी आवृत्ति ज्यादा है? चिड़ियों की आवाज की आवृत्ति ज्यादा है। पतली आवाज दूर कौन सी जाएगी? गाय। शाबाश, समझ में आ गई। अब लाखों उदाहरण हो सकते, बैठ जाओ, लाखों उदाहरण हो सकते हैं। जो आवाज पतली वो कम दूर जाएगी, मोटी होगी जो ज्यादा दूर जाएगी। तारत्व ज्यादा, आवृत्ति भी ज्यादा, आयाम भी ज्यादा, वो आवाज दूर जाएगी पास? पास। और तारत्व कम, आयाम कम, आवृत्ति कम, वो मोटी और दूर जाएगी, मोटी आवाज दूर जाएगी। समझ में आ गई बात? जैसे एम्बुलेंस की आवाज दूर तक जाती है क्या? एम्बुलेंस की आवाज, नगाड़े की आवाज, नगाड़ा ढोल बाजी। चलो अब सारे उदाहरण लिखवा ही देता हूं। तो जैसे जैसे मैं बोलूं ना, वैसे वैसे आपको लिखना होगा ना। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? तारत्व, पिच, सुर। अच्छा देखो एक बात और सुनो, जो आवाज पतली होगी उसकी सुर बढ़िया होगी कि मोटी की? पतली की। जैसे लता मंगेशकर की आवाज का तारत्व ज्यादा था कि कम? ज्यादा। भाई गायक तो खूब हुए, लेकिन उनकी आवाज में इतना दम था कि उनकी सुर लय ताल बढ़िया थी, यानी कि तारत्व ज्यादा था। इसलिए लता मंगेशकर जी के गाने बहुत प्रिय सब लोगों को लगे। ठीक है। या कोई गन गीत गाओ, कोई गए गाओ काले कूद पड़ो, तो एक तो लय सुगावे, तो लय सुगाओगे तो आवाज क्या होगी? पतली। एक यहीं गाओ काले कूद पड़ो मेरा, तो वो लय से नहीं गाया, इसका मतलब वो आवाज खराब हो गई। तो लिखो अब, सबसे पहले लिखो तारत्व। तारत्व को अंग्रेजी में पिच कहते हैं। इसके आगे लिखो तारत्व का अर्थ लय या सुर ताल से है। पहला पॉइंट हेडिंग डाल दो तारत्व। तारत्व का अर्थ लय या सुर ताल से है। तारत्व का अर्थ लय या सुर ताल से है। तारत्व का अर्थ लय या सुर ताल से है। ठीक है। और इसके आगे लिखो लिखो तारत्व का मान ध्वनि की आवर्ती के समानुपाती होता है। तारत्व का मान ध्वनि की आवर्ती के समानुपाती होता है। तारत्व का मान ध्वनि की आवर्ती के समानुपाती होता है। और आयाम के भी, और आयाम के भी। ठीक है बाबू। अब इसके आगे ऐसे लिखना है, अर्थात अर्थात तारत्व समानुपाती आवर्ती और समानुपाती आयाम। ऐसे लिखना है। पतली आवाज, पतली आवाज तो क्या होगा? ज्यादा। आवर्ती भी क्या होगी? ज्यादा। और आयाम भी क्या होगा? ज्यादा। ऐसे लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे।
दूर जाएगी, कम दूर जाएगी। और इसमें तरंग कैसे बनाएंगे? ऐसी तरंग इसके अंदर बनती है। और उदाहरण क्या होंगे? मच्छरों की भिनभिनाहट, मच्छरों की भिनभिनाहट, की आवाज। और महिलाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज। कोयल की आवाज, कोयल की आवाज। सीटी की आवाज, इत्यादि। सब कुछ बनाना है जो भी बोर्ड पर लिख रहा है। तो देखो, पुरुष तो शेर की तरह दहाड़ते हैं और लुगाइयां मच्छर की तरह भिनभिनाहट करती हैं, क्योंकि लुगाइयों को मच्छर वाली श्रेणी में रखा है, पुरुषों को रखेंगे शेर वाली श्रेणी में। पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, है ना। तो लुगाई थी ना जो रसोई के मायने गुस्सो आतो रहे ना, जना रसोई में जोर से बोली, जना बर्तन कंपन करवा लग जाए। तारत्व ज्यादा है ना, हाँ, तो बर्तन कंपन करवा लग जाए। तो वह तो आवा कम, और फिर मोटियारान गुस्सो आ जाए जना, थाली ने भगा दी जना, फिर बहुत, फिर कंपन ज्यादा हो कि कम। तो वह तो था बताया ही है ना, कई छोरा की आवाज में ही बताऊं कहीं रचे। अरे पुरुषों की महिलाओं की आवाज का बताया था ना। देखो महिला है ना, महिला, उसका ये एडम्स एप्पल 15 mm का होता है, बारीक वॉइस पेटी रचे। तो बारीक वॉइस पेटी है तो देखो सीटी बजावा जो बारीक भी सिला उसी प्रकार से। और पुरुषों की ये एडम्स एप्पल है ना गला में, या 20 mm को रचे। तो इस वजह से उनकी आवाज क्या होती है? मोटी। और महिलाओं की आवाज पतली होती है। ये 15 mm का ही है। मतलब अगर बीच में कम क्षेत्रफल कम रखांगा ना, तो आवाज पतली हो जाए। देखो जी, एक तो कोई का कान में आया बोलो, कान बत्ती कुर। अब सुनो, आया बोल दिया। एक छेक जो आया कान आया, और फिर एक और कुर, तो अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि अब क्षेत्रफल क्या हो गया? कम। तो तारक तो ज्यादा और आवाज पतली हो गई। आवाज क्या हो गई? पतली। और एक आया बोलो, आया बोलो। और कोई कोई मजाक में या भी खदे करो, भाई तूने एक बात खू, फिर वहां के खे, और बगल में दूसरों भी बैठे हुए, देखे यार कोई सुननु नहीं चाहिए, फिर वो नया कहते मजाक की बात है, आई का माइंड फ्रिक्वेंसी वाली बात को ना। जब मान लो 3 छोरा कमरा मारा रहता हूँ, अरे एक जनू से आर्क्यांश है, जो आर्क्यांश है जो आता ही से जो है यार एक बात खू, फिर दूसरा है खाए कि यार तू मन सुनो मैं नहीं कान में खू, फिर उनका कान कन जा, और फिर मोटी आवाज में बोल दे, फिर कान में जा रहे हैं खदे बर्तनान दो ले तू भाग यार। मतलब एक तो ये बोला, एक पतली बना रहा आवाज बोला, क्यों का कान में है खा, मैं फ्रूट ले रहे छू, वन काट ले खावांगा, तू उन कान में खा दिया। और एक आया खा दिया कि उन जोर से बर्तन आंदो ले, तो बगलाड़ो सुन ले, बगलाड़ो उठर भाग जाए, हो गया रे बर्तन तो पाओ। कमरा वाला छोरा रही ना, जहाँ आप श्री मड़ा रिक्शा चलता रही जी, चून में ओसड़ लूंगा और बर्तन तो दो लेर, फिर कई कई है बांटेगा, तो मिलजुल करे जी की तो होड़ को ना, पण आलस्य प्रवृत्ति ये अवस्था में आ ही जाए। तो ये सबने लिख दिया। इसके बाद में अब आप सब बच्चे खुद लिखेंगे, अंडे मोटी आवाज लिखो, तारत्व आवर्ती का नीचा न कर दो या चिन्ह, अंडे दूरी ज्यादा कर दो, कम दूर ज्यादा दूर, या तरंग बना दो, सारा उदाहरण खुद ही लिखो देगा, कौन कौन लिख सकी। इसका उल्टा जो जो मैंने बात बताई थी वो लिख लो, देखा भाई कौन कौन लिखा है। चलो यहाँ बताओ, एक बार बताओ देगा, बड़ा बड़ा आदमी बैठा, 25 साल का आदमी की आवाज ज्यादा कि 15 साल का आदमी की आवाज ज्यादा?
आवाज वयस्कता बढ़ जाती है ना तो मोटी हो जाए ना। तो देखा, खुद ही लिखो, पहले वाले की बजाय दूसरा में खुद लिखना है। प्लस बना ली। અહીંયા डंडो भी खींचता आवड़ती कड़िया काट रही कड़िया શું છે અહીંયા बता। अगर दूसरे पॉइंट को खुद नहीं लिखोगे तो ना, तो फिर चांटा मारूंगा। कहीं गए हैं देख रहे हैं बार कुछ लिखेंगे तो तार दिया। खुद करो बाबू, मस्तिष्क का बौद्धिक विकास होगा। उल्टी बात लिखनी है, उल्टी उल्टी। ये उतार लिया ना। दूसरा पॉइंट ठीक इसी प्रकार का आपको उतारना है। ऐसे लिखना है, मोटी आवाज, पतली की जगह मोटी, तारत्व आवर्ती का तीर का निशान जन ऊपर न कर दो, वह सॉरी नीचा न कर दो, कम की जगह ज्यादा लिख दो, तरंग से जो झूलती हुई बना दो। और उदाहरण लिख दो, मच्छरा की जगह तो लुगायन लिख दो। नहीं नहीं, मच्छरा की जगह लुगायन को लिखनी, मच्छरा की जगह शेर की दाढ़, महिला की जगह पुरुष, और कोयल की जगह कागला अंदर दो, और सीटी की जगह ढोल न कर दो। हाँ देखो, यहां क्या करोगे, मोटी। अब कोई लिखता मिलगा ना वहां लगेगा चाटा, कहीं बैठा जी अब आर गुर्ज लिखेंगे, अब कर देंगे हमने। ईमानदारी से ऊपर हाथ करो, किस किसने नहीं लिखा, नहीं लिखा। कोई ऊपर हाथ कौन कर रहे हो ना, इसका मतलब सबने लिख लिया भाई। नहीं लिखा इसका मतलब सबने लिख लिया। तो मैं कॉपी देखता हूं, देखिए सबने किसकी, दिखाओ। तरंगा नहीं है, झूलती हुई बना और तू बिल्कुल सीधी सीधी कर दी। दिखा दिखा दिखाओ दिखाओ, ऐसे कर दो, मेरी तरफ कर दो कॉपी। सब अपने अपनी कॉपी ऐसे कर दो जो जो उन्होंने लिखा है, जिनकी मैं देखूं उनको। तीन उदाहरण क्यों, चौथा भी लिख। रुक जाओ, पहले मैं यहां लड़कियों ये तीसरी लाइन में दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ, ऐसे कर लो। तुम्हारे देख लिया नीचे। हाँ बढ़िया, दिखाओ। तुम दिखाओ वहां से पीछे से, खुद नहीं देखे लिखा है क्या, दिखाओ। वो लिखवा कहीं लाग रही जो सरही को नहीं। दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब छोरे दिखाओ। अब गुड्डी दिया, गुड्डिया दिखाती गुड्डा, दिखा रे बाबू दिखा। सारे उदाहरण लिखो सारे। अरे तू टीप के लिखने के चक्कर में गया, दिखा दिखा। तेरी कहा है कॉपी, खाली दिखा, क्यों नहीं लिखा। सारे उदाहरण लिख, तीन ही लिख रखा है। और दिखाओ, पीछे दिखाओ, दिखा। ऊपर न कर, ऊपर कोने में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले। तुम सारे चोर ऊपर करो, कॉपी देखे। चलो सारा नीचे नाड़ कर लो, सारा नीचे नाड़ कर लो। मोटी आवाज, इसकी जगह तो क्या जाएंगे, शेर की दाढ़। और मच्छर की जगह पुरुष, महिलाओं की जगह पुरुषों की आवाज। और कौवा,
अरे यार आदमी की बराबर कागलान कर दिया। कोहों की आवाज। अब छोरी राजी होगी है। और ढोलक की आवाज। ढोलक की आवाज इत्यादि। गधा की आवाज। कौन कौन लिखा? सबने लिख लिया ना? चलो अब आगे हम सीखते हैं कि आयाम क्या होता है। लिखो आयाम। सीख तो लिए थे, अभी इसकी परिभाषा लिख देते हैं। एम्पलीट्यूड। आयाम की परिभाषा लिखो बाबू। हाँ, आयाम की परिभाषा लिखो। किसी आयाम की परिभाषा लिखो। किसी तरंग की माध्य स्थिति। किसी तरंग की माध्य स्थिति। बोर्ड पे देख लो। किसी तरंग की माध्य स्थिति से तरंग के माध्य स्थिति से तरंग के, जैसे मैं बोलूँ वैसे काम करना है आपको, बीच मत बोलो क्योंकि दोनों चीज अलग अलग है। किसी तरंग की माध्य स्थिति से तरंग के सरंग, तरंग के, बोर्ड पे देख लो, तरंग के सरंग कोष्टक में उच्चतम बिंदु। तरंग के सरंग कोष्टक में उच्चतम बिंदु तक की अधिकतम दूरी। तक की अधिकतम दूरी। तक की अधिकतम दूरी और तरंग के गर्त, और तरंग के गर्त, बोर्ड पे देख लो, तरंग के गर्त कोष्टक में निम्नतम बिंदु। तरंग के गर्त कोष्टक में निम्नतम बिंदु तक की अधिकतम दूरी। तरंग के गर्त कोष्टक में निम्नतम बिंदु तक की अधिकतम दूरी को ही का आयाम कहते हैं। हाँ, गर्त कोष्टक में निम्नतम बिंदु तक की अधिकतम दूरी को ही तरंग का आयाम कहते हैं। ठीक है बाबू। फिर उसके बाद में ऐसे ये चित्र बना लो। देखो भाई, ऊपर वाले बिंदु को, उच्चतम जो टॉप बिंदु होता है उसको तो क्या बोलते हैं? सुन रहे हो भाई? ऊपर वाले उच्चतम बिंदु को तो सरंग, और नीचे वाले बिंदु को क्या कहते हैं? गर्त। और इसके बीच की दूरी है उसको क्या कहते हैं? आयाम। ऐसे ये चित्र बना लो। तो इसमें ये आयाम है। आयाम अदिश राशि है कि सदिश? अदिश। बताऊं क्यों? क्योंकि ये एक ही दिशा में नहीं रहता। देखो, ऊपर प्लस वाले कोऑर्डिनेट में भी जाता है और माइनस वाले कोऑर्डिनेट में भी। कोऑर्डिनेट तो जानते हो ना, ये तो प्लस वाला अक्ष है और ये नीचे माइनस वाला। तो ये फिक्स एक दिशा इसकी नहीं है। तो आयाम कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो पहले तो ये तरंग बना लो, और तरंग बना करके ऐसे लिख लो। आयाम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। आयाम अदिश राशि है। आयाम अदिश राशि है। और आयाम को मीटर में ही मापते हैं, क्योंकि आयाम एक दूरी ही होती है। आयाम क्या होती है? एक दूरी। तो आयाम को अगर अपन मापना चाहें तो किस में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं, क्योंकि आयाम एक प्रकार की दूरी है। ठीक है भाई।
समझ में आ रही है ध्वनि? और से सुनते जाओ, कोई कठिन चीज नहीं है, सब सरल है, लेकिन ना उसको समझा जाए अच्छे से। अगर नहीं समझेंगे तो फिर देखो, दुनिया में कोई भी चीज शुरुआत में कठिन है, अगर उसको हम अच्छे से समझ के मेहनत करेंगे तो वो चीज क्या होती है, सबसे सरल होती है। ये मान लो कोई ने रोटी ने बनानी है वो बाजरा की, और वाएं कर के और बारे तो जिंदगी में ही कौन सीखी जाए, तो फिर माथा में यही कर लिया है कौन सीखी जाए, तो कौन ही सीखी जाए। और प्रैक्टिस करोगे तो करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है पड़त शिला पर निशान। यानी कि अगर आप अभ्यास करते रहोगे तो उस चीज को सीख जाओ। घर पे जाके आप इसको कॉपी को हाथ में लेकर के फिर कॉपी को सामने रख के प्रैक्टिस करना, सारी चीज सीख जाओ। ऊपर हाथ करो, देखो छोरे हम बाजरा की रोटी कुड़ कुड़ बनानी हो, कोई तीसी करेगी जी नहीं लसर कोई दे पाओ चाहे मान लो, ऊपर हाथ करो देखो ढंग से। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश निशात गल। तो मक्का की कौन कौन ना ऊंची, तो काल मक्का की बना रू मलोणों की गाल और फिर ले राजू भाई जाना ही जाना कि भाई बनानी आओ, नहीं तो के जाना। और सुनो, छोरा ने कौन कौन ने बनानी आऊं बाजरा की, छोरी पहचान मन देख जो बड़ा आदमी बैठा देखा कौन कौन ना आऊं, एक छोरा ने बनानी आओ। चलो, छोरा अगर रोटी बनाऊं ना तो जरूरी को ना वर्ताकार ही बनाए, या कि कोई नियम को ना त्रिभुजाकार, अष्टभुजाकार, पंचभुजाकार, भाई अभी बन जाए फन बन जाए, सुन रहे हो भाई, अभी बने जरूरी को ना वर्ताकार ही है, फन बन जाए जाए। तो नेक्स्ट लिखते हैं, इसके आगे लिखो, और एक काम आ जाओ, इसके आगे अगला आ रहा है तीव्रता, इंटेंसिटी। आवर्ती तो बताया था ना भी, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रति। ले भाई आवर्ती लिखा जा, पहले ले, पहली आवर्ती लिख ले। आवर्ती ये लिख लो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवर्ती लिख लो। किसी तरंग द्वारा, किसी तरंग द्वारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, आवर्ती कहलाती। आवर्ती को सामान्यतः स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, भाई बातचीत मत करो कोई भी। आवर्ती को सरल भाषा में तो स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, और प्रकाशिकी की ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना अपन, तो प्रकाशिकी में ग्रीक अक्षर, ग्रीक अक्षर न्यू से दर्शाते हैं। ऑप्टिक्स में प्रकाशिकी को किससे दर्शाते हैं, न्यू से लिखते हैं, न्यू, ये जो लिखा है ना मैं इसे न्यू कहते हैं। और आवर्ती कैसी राशि बताया था आपको मैंने, अदिश राशि बताया था। और फिर आपको कहा था आवर्ती का ऐसा ही मात्रक, तो इसके लिए एक हर्टज नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, हर्टज, जिसको HZ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू, HZ से। और आवर्ती का सूत्र क्या होता है, F = 1/T। यहां T का मतलब क्या है, टाइम पीरियड, आवर्त काल। भाई एक सेकंड में चक्रों की संख्या, तो एक सेकंड में मतलब टाइम की बात आ रही है,
तो दूसरा मात्र क्या हो गया, दूसरा मात्र क्या हो गया भाई इसका, इससे निकाल लो 1/t का मतलब सेकंड इनवर्स। हल्टज तो ऐसा ही मात्र वैज्ञानिक को सम्मान दे दिया, किसको सम्मान दे दिया, वैज्ञानिक को। और दूसरा मात्र किससे बनाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। और वी माँ आप खुद लिख देना, क्या लिखोगे वी माँ, लिख ले ना, तू भी लिख ले, तो आगे लिख ले, कड़े से लिख। देखो आवर्ती की परिभाषा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती को साधारण तो एफ से लिखते हैं और ऑप्टिक्स में इसको फिजिक्स में न्यू से लिखते हैं, ग्रीक अक्षर है। ऐसा ही मात्रक हल्टज होता है, सूत्र एफ बराबर 1/t। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स कैसे आया पता है, 1/t, टी का क्या है सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। वीमा आप खुद बनाओ इसकी, वीमा बना लो इसकी, वीमा m0l0t-1, वीमा सिखाया था ना, m0l0t-1। m0l0t-1, ठीक है बाबू, तीव्रता को कल लिख लेंगे। धन्यवाद। और सुनो सुनो, अरे अभी शटर मन गे रो, मेरो मन फिर दिल दुख है कि यार बच्चा नहीं आ बात बता। तो आपको देखो चक्कर कैसे गिनते हैं इसके, या तो आधो चक्कर और या आधो, एक चक्कर अंडे होगो पूरा ना। फिर अब ई कमाइन कत्ता चक्कर बता सको जो थे, 1.5 इंच अभी पूरो को ना राउंड, और ई कमाइन है टीम तो बोला अच्छी, बाकी नेक्स्ट